हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जो है आरसीसी। तो आरसीसी को हम स्टार्ट करेंगे और हम उससे रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर होगा और रिसेंटली एई का पेपर आने वाला है, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जो इरिगेशन यूपी ट्रिपल एस सी या फिर जो कुछ भी होता है, ठीक है, यूपी पीएससी से जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी, हम उसी को टारगेट करके कुछ आरसीसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आरसीसी में हम कुछ वही टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, और विद कॉन्सेप्ट हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिससे कि आप अगर वहाँ पर कोई भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है या फिर आपको कोई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसको क्लिक कर पाएँ। ओके, तो फिर अभी जो 2-3 वीडियो रहेंगी तो उसमें हम केवल टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, हम उनको केवल बताएंगे। ठीक है, जो आगे की वीडियो हम उसमें पार्ट 2 बनाएंगे उसी टॉपिक का, तो उसमें हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ओके, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम उसमें देखेंगे कि क्या टॉपिक हैं आरसीसी में, या हम जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो आरसीसी को आपको यहाँ बता दें, हम आरसीसी को यहाँ पर केवल 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि 1-1 घंटे का लेक्चर हो या फिर 45 मिनट्स का लेक्चर हो, तो उसी हिसाब से आपको वो चीज़ कवर करनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं इसमें हम पढ़ने वाली लेंथी प्रोसेस नहीं पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं और ना ही आप एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएँ और ना ही आपको यहाँ पर कुछ समझ आए, लेकिन आपको केवल वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जिससे इसकी नीड है आपको। ओके, तो फिर बने रहिए वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं अपना आरसीसी का प्रोसेस, आरसीसी की पहली यूनिट का पहला टॉपिक। ओके, तो फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो पहले तो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे, उसके बाद हम लिमिट स्टेट मेथड में मूव करेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिसे हम बोलते हैं WSM और लिमिट स्टेट मेथड को बोलते हैं LSM। तो पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि LSM पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्लिक करना है। अगर WSM पूछता है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और अगर लिमिट स्टेट पूछता है तो LSM मेथड आपको क्लिक करना होगा वहाँ पर। और आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखने वाली है। देखिए यहाँ पर कंक्रीट देखिए, ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट की अगर बात करते हैं EC, ठीक है, अगर आप EC बोलेंगे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट, तो वो हो जाएगा 5000 रूट FC के, ठीक है, रूट FC के, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। और नेक्स्ट अगर आप जहाँ पर FC के होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दी कंक्रीट। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछेगा भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो FT बोलते हैं या फिर जो भी आप FCKT बोल दीजिए, कुछ भी बोल दी, FT मैं से बोलूँगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई 0.7 रूट FC के, वेयर FC इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। यहाँ पर आपने देखा जो EC है, EC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट FC के। ओके, चलिए ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हम इसमें बात करते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो देखिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है। एक बीम का सेक्शन आपने देखा, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है बीम का, तो वहाँ पर अगर देखिए ये बीम में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है टेंशन जोन और एक होता है कंप्रेशन जोन। अगर ठीक है ऊपर वाला होता है कंप्रेशन जोन और नीचे वाला होता है टेंशन जोन। टेंशन जोन नीचे क्यों होता है, क्योंकि बीच में होती है न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में ही रीइंफोर्समेंट बार्स को प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द टॉप फाइबर ऑफ द बीम अप टू द न्यूट्रल एक्सिस, ये डिस्टेंस जो होगी इसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और एक चीज़ आपको और ध्यान देनी होगी, अगर ये बीम का सेक्शन अपना कुछ ये बन रहा है, ठीक है, ये अपना बीम का सेक्शन है, अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर देखेंगे तो ठीक है, तो अपना कुछ ये डायग्राम बनेगा। तो ये हम कहाँ तक लेते हैं, ये हम केवल बीम के सेक्शन, बीम में जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराई गई हैं तो उनके से मिड तक लेते हैं। ठीक है, इनका मिड आपको यहाँ पर मिलेगा तो हम यहीं तक की बात करेंगे। तो देखिए अगर आपका एक्यूरेट सेक्शन जो बनेगा वो कुछ आपका ये बनेगा कि हम यहाँ पर केवल बीम के सेक्शन तक गए हुए हैं,
अब आपको ये देखना होगा ना कि ये जो कंप्रेशन जोन है और ये जो टेंशन जोन है, टेंशन जोन जहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया, तो देखिए इसके हम सेंटर तक आ गए हैं। और आपको वो लेना होगा ना कि कंप्रेशन जोन का सेंटर, तो कंप्रेशन जोन का सेंटर ऊपर से आप स्ट्रेस डायग्राम में बात करेंगे तो ये ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। तो ट्रायंगल अगर आप ये बेस मानेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये आपके डिस्टेंस x है, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे x/3, ठीक है। तो आपको ये x/3 डिस्टेंस मिलेगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऊपर से हो गया x/3, ठीक है, ये ऊपर से x/3 डिस्टेंस पे इसका सेंटर है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा देखिए, ये देखिए ये कंप्रेशन जोन ऊपर से x/3 पे, नीचे टेंशन जोन कुछ ये है। अब आप देखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स कॉल्ड, इसके बीच कोई डिफरेंस होगी उसको हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो आप समझ चुके होंगे लीवर आर्म इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेसिव फोर्स टू द टेंसाइल फोर्स। जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है और जहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं भाई, वो बोलेंगे क्या है, ये जो लीवर आर्म। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, हम उसके बाद ही इस चीज़ में बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो बीम का सेक्शन अभी हमने बताया था, ये आपको मिलेगी न्यूट्रल एक्सिस, और ये जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी डेप्थ की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे भाई ओवरऑल डेप्थ जो होती है कैपिटल डी। अगर हम इसके सेंटर तक जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे भाई इफेक्टिव डेप्थ, इसको बोलते हैं डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी अगर हम देखेंगे, कैपिटल डी में से अगर हम डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट का आधा, ठीक है, प्लस क्या क्लियर कवर अगर घटा देते हैं तो हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देनी होगी, हमने क्लियर कवर क्या बोला है, तो ये जो रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कराया है, देखिए आप ये जो हमने रीइंफोर्समेंट भाई प्रोवाइड कराया है कुछ ये, तो इसके अगर नीचे से और इस बॉटम तक जाएंगे तो इसको बोलेंगे क्लियर कवर। अगर हम इस रीइंफोर्समेंट के मिड तक चले जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव कवर। तो अगर इफेक्टिव कवर आपसे कोई पूछता है तो आपको इफेक्टिव कवर क्या बोलना है भाई, इसी इक्वल टू द क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ वार y2, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो हम देखेंगे मॉडुलर रेशियो। तो मॉडुलर रेशियो आपको देखना होगा m इक्वल टू ES/EC। तो ES क्या होता है और EC क्या होता है, तो ES होता है भाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए ES कंक्रीट का इलास्टिसिटी मॉडुलस, ये देखिए EC कंक्रीट का इलास्टिसिटी मॉडुलस और ये स्टील का इलास्टिसिटी मॉडुलस, इनका रेशियो अगर लेंगे तो क्या आएगा भाई मॉडुलर रेशियो। अब आपको देखना होगा भाई एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ कंक्रीट के लिए अगर जो हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं किसी बीम में, एरिया ऑफ स्टील जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम उसमें मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम उसे बोलेंगे एरिया ऑफ दी कंक्रीट। ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। स्ट्रेस इन द कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर जो स्टील में स्ट्रेस है, अगर हम उसको मॉडुलर रेशियो से डिवाइड कर दें तो वो स्ट्रेस इन द कंक्रीट निकल आएगा। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इक्वल टू द स्ट्रेस इन स्टील अपॉन द मॉडुलर रेशियो। अब आपको यहाँ पर देखना होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हम अभी बात कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्रिटिकल डेप्थ का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। जो यहाँ पर इन्होंने C बोला है हम इसको सिग्मा CB बोलेंगे, ठीक है। C को हम सिग्मा CB बोलेंगे, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बीम, ठीक है। और सिग्मा ST बोलेंगे हम, और जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट में जो स्ट्रेस होगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला बोलेंगे XC, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला हो जाएगा XC इक्वल टू M सिग्मा CB इंटू D अपॉन M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST, ठीक है। तो अपना ये फार्मूला निकलेगा M सिग्मा CBD अपॉन
सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सी बी। तो देखिए डी जो है, डी हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा दिया है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर जिसे हम डेप्थ फैक्टर बोलते हैं वो ये निकल आएगा सिग्मा सी बी इंटू एम, ठीक है, अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। आप इसको डेप्थ फैक्टर बोल सकते हैं। देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जिसे बोलते हैं ए एन ए, या फिर ये कह सकते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का फार्मूला या पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आप बीम का सेक्शन देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर ये बीम का सेक्शन देख पा रहे हैं, ये है बी, ठीक है, विड्थ ऑफ द बीम, ये है डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से रीइंफोर्समेंट से अगर ये पूरी डेप्थ की बात करेंगे तो ये इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको न्यूट्रल एक्सिस पे ही रहना है, ठीक है, आपको इस पोर्शन पे रहना है और आपको इसका मूवमेंट ले लेना है। तो अगर आप इसका मूवमेंट लेंगे तो आप ऊपर वाले सेक्शन का मूवमेंट इक्वल टू द नीचे वाले सेक्शन का मूवमेंट, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का मूवमेंट जाएगा। तो आप अगर इसका मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, बी एक्स इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया इनटू, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो बी एक्स ये हो गया एरिया, और ये काम कहाँ पे करेगा, एक्स स्क्वायर पे काम, x/2 पे काम करेगा, ठीक है, x/2 पे काम कर दिया तो हमने ऊपर वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ एरिया ले लिया है, ठीक है। अब हम नीचे वाले की बात करेंगे तो अपना, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो ए एस टी इंटू ये कहाँ पे काम करेगा, डी माइनस एक्स ए, ठीक है, डी माइनस एक्स ए यहाँ पर आप लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एम भी मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर मॉडुलर रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो बी एक्स स्क्वायर तो देखिए एक सेकंड के लिए आप थोड़ा ऐसे यहाँ पे समझिएगा कि ये जो हमने बात करी गई है इस स्टील की, ठीक है, तो हम कहेंगे स्टील का एरिया भाई बहुत कम है, तो इसके लिए हम इसमें एम से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसे बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडुलर रेशियो से भी स्टील के एरिया में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वहाँ से अपना उस पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना है न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का, तो वो आपका फार्मूला है बी एक्स स्क्वायर अपान 2 बराबर एम ए एस टी और डी माइनस एक्स ए। देखिए अगर आपको बी पता है, विड्थ ऑफ सेक्शन पता है, एरिया ऑफ स्टील आपको पता है, और आपको यहाँ से पता है डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और आप एम की वैल्यू आपको पता है, तब आई होप आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ए इक्वल टू द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो सेक्शन होगा भाई अपना बैलेंस्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं, सेक्शन अपना बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला आप ये देख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखिए आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना होगा भाई, आपको मोमेंट का फार्मूला हम क्या जानते हैं, मोमेंट इक्वल टू द फोर्स इनटू द डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें डिस्टेंस यहाँ पे लेना है लीवर आर्म, तो हमें यहाँ पे फोर्स इनटू लीवर आर्म करना है। तो देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको केवल इतना बीम का सेक्शन बनाना है, और यहाँ से आपको कुछ ये करना है, और आपको ऊपर वाले सेक्शन बैलेंस सेक्शन की जब आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ले लेना है। तो देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, बी इंटू एक्स से हो जाएगा। और स्ट्रेस की अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रेस, इसका हम एवरेज स्ट्रेस लेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है, ओके, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे सिग्मा सी भी मिल रहा है, और यहाँ पर ये 0 है, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, 0 प्लस सिग्मा सी बी सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा सी बी सी बाई 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, बी इंटू एक्स इंटू सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू द लीवर आर्म जेड। तो जेड का फार्मूला क्या होगा भाई, जेड का फार्मूला होगा स्मॉल डी माइनस एक्स माइनस 3। तो एक्स क्या होगा भाई, एक्स अपना होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो भी मैक्सिमम नहीं बल्कि हम एक्चुअल में, हकीकत में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बेस पे ही डिजाइनिंग करते हैं, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये जो है स्ट्रेस डायग्राम आप देख रहे हैं,
देखिए अगला सेक्शन क्या मिलेगा, हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला हमने क्या बताया था, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। आपको पता, आपने एक्स ही कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फार्मूला बी एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एम ए एस टी और इधर डी माइनस एक्स ए। यहाँ से आपने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लिया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लिया और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पता चलेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपको मिला है क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सेक्शन है आपका अंडर रीइंफोर्स्ड। जब आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तब आपको क्या फार्मूला लगाना होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो है ये वाला सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू जेड। सिग्मा एस टी ले लेना, एस टी लेना इंटू जेड डी माइनस एक्स बाई 3। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये देखिए ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। बट हाँ, एक बात याद रहे आपको, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन आपको हर बार में क्या लेना भाई, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही लेना है। ठीक, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जब आप ले लेंगे तो आपका एक तो आंसर, जब आप पेपर लिखने जाएंगे तो आपको छोटी सी मिस्टेक आपके आंसर को गड़बड़ा सकती है। अब आप देखेंगे भाई फॉर द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन अगर आपका एक्स ए ग्रेटर देन हो जा रहा है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तब आप यहाँ पर यही फार्मूला लगाइए जो आपने बैलेंस्ड सेक्शन में लगाया था, सिग्मा सी बी इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 और इंटू लीवर आर्म। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भाई डबली रीइंफोर्स्ड बीम की। हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में देख लिया है, हमने प्रॉब्लम तीनों देख ली है। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है और बैलेंस्ड सेक्शन है, तब हमें क्या क्या करना है। अब देखिए डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखिए डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है। अभी तक हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन पढ़ा था जिसमें हम केवल टेंशन जोन में ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते थे, ये था अपना सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। लेकिन अब क्या करना है आपको भाई, अब आपको ये करना है कि कंप्रेशन जोन है उसमें भी हमें थोड़ा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देना। अगर हम 4 सरियाँ नीचे की टेंशन जोन में प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें एक्चुअल जो है डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंप्रेशन जोन में भी इसमें 4 तो उसमें 3 सरियाँ प्रोवाइड करा देना है। अब देखेंगे आप, ये ऊपर का जो टॉप कवर है इसको हम बोलेंगे भाई डीसी, जो भी हम बोलिए, और नीचे का आपका इफेक्टिव कवर होता ही है, नीचे का आपका ये इफेक्टिव कवर होता ही है। अब देखिए इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का फार्मूला वही है जो हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में था, एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, ये है अपनी इफेक्टिव डेप्थ, और नीचे लगाना एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ओके, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला क्या है भाई, बी एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, हमने इस सेक्शन जो था इसका भी जो न्यूट्रल एक्सिस था हमने वहाँ से मूवमेंट ले लिया है, एक हमने इस साइड मूवमेंट ले लिया, एक हमने इस साइड मूवमेंट ले लिया। अब आप देखेंगे भाई हमने इस साइड मूवमेंट कैसे लिया है। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाला सेक्शन ये इतना हमें मिल रहा है ना, तो ये तो आपको पता है रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, तो हमें बी एक्स कर देना, इसका एरिया निकाल लेना है क्योंकि बी इज़ द डेप्थ और एक्स इज़ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ठीक है, बी इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ हो गया, एरिया निकल गया। अब हमें एरिया का क्या लेना है भाई, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ये काम कर रहा है, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कहाँ पे रहेगा सेंटर, वो रहेगा x/2 पे, और प्लस आपको अब क्या करना है, ये जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है, ठीक है, यहाँ पर हम इक्विवेलेंट जो एरिया लेंगे वो लेंगे 1.5 m माइनस 1। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1.5 m माइनस 1 इंटू आपको एरिया ऑफ दी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट या कंप्रेशन स्टील 1.5 m माइनस 1 इंटू द AC। अब आपको वो डिस्टेंस लेनी है जहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। तो देखिए एरिया ऑफ स्टील आपका कहाँ पे काम कर रहा है, एरिया ऑफ स्टील आपका काम कर रहा है ये DC डेप्थ पे, ऊपर से DC डेप्थ पे। तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, अगर आपका ये x है,
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आपका ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्स ए है तो आप एक्स ए माइनस डी सी बोलेंगे ना, बस वही आपको करना है। तो वही देखिए आपने क्या किया, ये लिया ऊपर का हमें रेक्टेंगल सेक्शन मिल रहा था, हमने इसका मोमेंट ऑफ एरिया लिया, बाद हमने ए एरिया ले लिया और इसकी डेप्थ ले ली एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू द, हम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट में आ गए। अब हमने एम ए एस टी और डी माइनस एक्स ए लिया है। क्यों डी माइनस एक्स ए हमने क्यों लिया है, स्मॉल डी अपना ये क्या है, स्मॉल डी है अपना इफेक्टिव डेप्थ और एक्स ए अपने ऊपर की डिस्टेंस है। तो नीचे की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें डी माइनस एक्स ए ही करना होगा ना, तभी तो हम वो चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो आपको ये वाला फार्मूला याद कर लेना है कि बी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी इक्वल टू द एम एस टी डी माइनस एक्स ए। ओके, आपको यहाँ से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना आ चुका है, एक्स ए आपको यहाँ से कैलकुलेट करना आ चुका है। ठीक है, सिंपली आप समझ पा रहे होंगे कि हमने ये जो फार्मूला बताया है, ये आपको फार्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए, और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो अपना पुराना ही फार्मूला है। अब देखिए हमने यहाँ से वही चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अब हमको यहाँ से कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा। देखिए एम आर इक्वल टू द बी इंटू एक्स ए प्लस सी बाई टू, जिसे हम कहते हैं बी एक्स सिग्मा सी बी सी वाई टू, और इनटू यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनटू हम यहाँ पर करेंगे लीबर आर्म जो डी माइनस एक्स ए हुआ करती थी एंड डी माइनस एक्स ए बाई 3 हुआ करती थी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, प्लस हमको क्या जोड़ देना है, और वो हमें भाई यहाँ पर जोड़ना है जो हमने कंप्रेशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया हमें, उसका एरिया 1.5 एम माइनस 1.5 एम माइनस 1 इंटू ए एस सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जो सिग्मा सी बी सी डैश है, ठीक है, हमें सिग्मा सी बी सी डैश जो है हमें वो वैल्यू लेनी है। हमें यहाँ पे सिग्मा सी बी सी डैश कर देना है, जैसे कि यहाँ पर ये इसने सी डैश किया है, और इंटू डी माइनस डी सी। ठीक है, डी माइनस डी सी आपको करना है। अब देखिए आप यहाँ से क्या क्लिक कर पा रहे हैं, देखिए ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम का कुछ इस तरह से सेक्शन बनता है। ये देखिए कुछ डबली रीइंफोर्स्ड बीम का सेक्शन बनता है। जब आप इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे आप जानते हैं ना कि यहाँ पर सिग्मा सी बी सी होता है या सिग्मा सी बी होता है। तो इस जहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा है तो यहाँ पे ही सिग्मा सी बी सी होगा भाई, सिग्मा सी बी सी होगा। तो देखिए आपको ये वाला सिग्मा सी बी सी मालूम है, ये वाला सिग्मा सी बी सी मालूम ही नहीं है। तब आपको क्या करना है, ये देखिए ये चीज़ तो आपको मालूम है ना कि इसको हम बोलते हैं टॉप कवर डी सी, इसको आप टॉप कवर जानते हैं ना डी सी। अब देखिए अब आप इस वाली डेप्थ को जानते हैं ना कि ये है एक्स, आप जानते हैं ये एक्स है, ठीक है, और आप ये जानते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप इस वाली चीज़ की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्स माइनस डी सी, इसको हम एक्स माइनस डी सी बोलेंगे। तो सिग्मा सी बी सी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस वाले ये दोनों जो ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें इसमें सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला लगाना है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सिग्मा सी बी सी अपान ये वाली डेप्थ, पूरी डेप्थ, तो हम इसको एक्स सी बोलते हैं ना, या एक्स ए बोलते हैं, हम इसको एक्स से बोलते हैं। और यहाँ से हमें लेना है सिग्मा सी बी सी डैश लेना है अपान, हमें ये क्या करना है, इसके नीचे का ट्रायंगल एक्स ए माइनस डी सी करना है ना, एक्स ए माइनस डी सी टॉप कवर करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कराइए तो आपको मिलेगा सिग्मा सी बी सी एक्स ए माइनस टॉप कवर डी सी अपान एक्स ए। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर पाएँ, आप यहाँ से सिग्मा सी बी सी डैश कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, जब आपने सिग्मा सी बी सी डैश कैलकुलेट कर लिया, आपको ए एस सी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू द नंबर हम बार करके, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू द नंबर हम बार करके। ठीक है, आई होप आप ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम का भी अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा पोर्शन है। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में हमने आपको बताया है कि
ये जो न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम तीसरा पोर्शन है भाई, बात करेंगे टी बीम की। आपको टी बीम का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये देखिए, ये टी बीम है। टी बीम ये कुछ इस तरह से टी बीम बनता है, टी टाइप का, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन ये होता है ना, हम इसको बोलते हैं फ्लैंज, ठीक है। तो फ्लैंज की अगर हम इस चीज़ पे जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे विड्थ ऑफ फ्लैंज, BF जिसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज। और इस डेप्थ की बात करेंगे, इसकी मोटाई की, तो उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे, जो नीचे की तरफ आ रही है एक बीम जिसको हम बोलते हैं बेब, ठीक है, हम इसको बोलते हैं बेब। और बेब की अगर इसकी चीज़ की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ बेब, DW हम इसको बोलते हैं। और हम इस चीज़ को बोलेंगे विड्थ ऑफ बेब, BW बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बेब में ही जो भी होता है रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। जो बेब होती है, बेब में ही हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बेब में ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब हम यहाँ से कुछ देखेंगे कि टॉप से फ्लैंज, जो फ्लैंज होती है, फ्लैंज ऑफ द बीम, इसके टॉप से इसके बेब के बॉटम तक अगर हम आएंगे तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे भाई, इस चीज़ को हम बोलेंगे बॉटम के बेब तक आ गए हैं। आप ये समझिए, बेब के बॉटम तक हम यहाँ पर आ गए हैं, हम इस चीज़ को बोलेंगे कैपिटल D। अगर हम इस रीइंफोर्समेंट के मिड तक आएंगे टॉप से तो हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ, D इफेक्टिव, ठीक है, हम इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हमने इफेक्टिव डेप्थ की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे भाई इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फ्लैंज है, ठीक है। तो ये तो इसकी पूरी की पूरी है विड्थ हो गई ना, विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो हम इस विड्थ को देखेंगे भाई, विड्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फॉर द बीम कास्टेड मोनोलिथिकली विद स्लैब, तो देखिए आपको अगर विड्थ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट करने के लिए बात करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे मिल जाता है BF कैलकुलेट करिए इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो आपको उस मोमेंट पर दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वो एक चीज़ है फॉर द बीम कास्टेड मोनोलिथिक विद स्लैब, बीम को कास्ट कर दिया जाता है स्लैब के साथ एक साथ में ही मोनोलिथिकली, और या हो सकता है आइसोलेटेड बीम। आइसोलेटेड टी बीम की बात करता है तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, VF इक्वल टू द L नॉट, क्या है, VF इक्वल टू द L नॉट अपान L नॉट अपान B प्लस 4, ठीक है। और प्लस में BW, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर ये कह देता है बीम कास्टेड मोनोलिथिक विद स्लैब, तब आपको फार्मूला लगाना है L नॉट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF। आपको कुछ ये वाला फार्मूला लगा देना है। देखिए, आपको कुछ ये वाला फार्मूला लगा देना है। ये बात है टी बीम की, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता एल बीम, ठीक है भाई, एल बीम भी तो आप देख लीजिए, कहीं आपसे कुछ इस टाइप का सेक्शन बना दिया या फिर इस टाइप का सेक्शन बना दिया। अब आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए इस एल बीम में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या है, बीम कास्टेड मोनोलिथिक विद स्लैब। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो जो आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज का फार्मूला मालूम है टी बीम में, तो आप देख सकते हैं एल सेक्शन कुछ इसी टाइप का तो होता है ना, इस टाइप का होता है। अगर आप टी बीम को देखेंगे तो कुछ इस टाइप की टी बीम होती है। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि टी बीम का आधा है एल, टी बीम का आधा है एल। तो आपने क्या किया, 1/2 कर दिया इसके आगे। लेकिन आप कहाँ पर इसमें 1/2 करेंगे, तो आपको फार्मूला लगाना है भाई L नॉट बाई 12 प्लस 3DF, जहाँ पे 6DF था उसका आधा कर दें 3DF, और प्लस BW आपको पूरा रखना है। BW जिसको बोलते हैं विड्थ ऑफ बेब, आपको ये पूरा लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि L नॉट बाई 12 प्लस 3DF प्लस BW ये फार्मूला हो जाएगा।
अगर हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज की बात करते हैं एल सेक्शन में। तो ठीक है, एल नॉट क्या है भाई, डिस्टेंस बिटवीन। तो आपको ये भी चीज़ तो ध्यान रखनी चाहिए, आपको फार्मूला पता चल गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है तो आप क्या क्या करेंगे भाई, तो देखिए जो कैपिटल बी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एल नॉट अपान बी, ठीक है, जो आप यहाँ पर एल नॉट अपान बी देख रहे हैं कैपिटल बी, तो कैपिटल बी है टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज, टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। टोटल विड्थ की बात अगर आप करेंगे तो देखिए टोटल विड्थ आपको ये मिल जाएगी कैपिटल बी, आपको कैपिटल बी ये मिल जाएगी। अगर आप इफेक्टिव विड्थ की बात करें तो देखिए ये सेक्शन जो दिखा रहा है ना, इसकी हम बात करें इफेक्टिव विड्थ की, ठीक है। तो टोटल विड्थ एल नॉट अपॉन टोटल विड्थ प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू फॉर द आइसोलेटेड सेक्शन। अब आपको एल नॉट देखना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम। आपको वो देखने होंगे पॉइंट्स जहाँ से जीरो मोमेंट्स है बीम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, कैपिटल बी द टोटल विड्थ ऑफ फ्लैंज, बी डब्ल्यू द विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का फार्मूला यही है, एक्स सी, ठीक है। वही फार्मूला जो हम बात करते थे, एक्स सी इक्वल टू द एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपान एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। जहाँ पर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने की बात आती है तो आपको फार्मूला यही लगाना है। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कब, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इन द फ्लैंज एरिया, ठीक है। जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज एरिया में है तब आपको क्या करना है, तब आपको इसको पूरा का पूरा डील करना है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का फार्मूला यही लगाना है, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू द एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। आपको बस यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी आपका वही रहेगा, सेम फार्मूला रहेगा। ये रहेगा बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू जेड, और ये रहेगा सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3। अब देखिए व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इन द वेब एरिया, आपने यहाँ पर देखा होगा दोस्त कि न्यूट्रल एक्सिस जब फ्लैंज में थी, कि ये जो देखिए ये ऊपर वाली फ्लैंज है, तो इसी में अगर न्यूट्रल एक्सिस थी, हमने क्या किया भाई, कैपिटल जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स को जो हमने कैलकुलेट किया है, हमने उसकी वैल्यू देख ली कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है उससे ज़्यादा है या कम है। अगर अपनी उससे कम थी तो हमें पता चल गया फ्लैंज में है, फ्लैंज में ही है न्यूट्रल एक्सिस। अगर उससे ज़्यादा मिल गई तो हमें क्या पता चला, वेब में है न्यूट्रल एक्सिस। जब वेब में न्यूट्रल एक्सिस है तब हमको क्या करना होगा, तब देखिए तब हमें इस वाले पोर्शन की बात करनी होगी, हमें इस वाले नीचे वाले पोर्शन को एक बीम की तरह डील करना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे भाई, हमें इस सेक्शन का, ये जो वेब है, इस सेक्शन का हमें एरिया चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे विड्थ ऑफ फ्लैंज इनटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज एक्स ए माइनस डी एफ वाई 2 इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। कुल मिला के फार्मूला आपका ये दे रखा है, ओके। और फॉर नेगलेक्टिंग द वेब एरिया को अगर हम नेगलेक्ट यहाँ पर हमने कर दिया था, अगर नेगलेक्ट नहीं करेंगे वेब एरिया को तो आपको ये पूरा फार्मूला लेना होगा, ठीक है। बाई कंसीडरिंग द वेब एरिया, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला ये देख सकते हैं, ये कितना बड़ा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है। एक्चुअली आपको इन चीज़ों में अपना माइंड नहीं ख़राब करना है। आइए हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसको हमें डिस्कस ही करना है, जिसके लिए हमने इतनी भूमिका बनाई है, कह सकते हैं इतना कि रोल, इतना समरी जो देखी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ये जो है लिमिट स्टेट मेथड। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
तो यहाँ से हमें पेपर में हमेशा 2-4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम देखेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। तो ठीक है, यहाँ से अगर आप, आई होप अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह से देख लिया, ज़्यादा नहीं, केवल इतना फ़ोटो जितना कि मैं लाइन कर रहा हूँ, अगर आपने इतना फ़ोटो अच्छी तरह से देख लिया, तब आपको लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना देर की हम बात करते हैं इस वाले मेथड की तरफ। तो देखिए, पहले तो हम जैसा कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जानते हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, नीचे टेंशन जोन होता है, टेंशन जोन में ही रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये टोटल डेप्थ होती है, और डेप्थ ऑफ रीइंफोर्समेंट के मिड तक अगर हम जाते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ऊपर वाली चीज़ है, हम इसको बोलेंगे एक्सयू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जो वही बोल दिया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब आप देखेंगे यहाँ पे इस एरिया को हम बोलेंगे AST। अब देखिए आप, जब हमने इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया है, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम जब हमने बनाया तो हमने इस कंप्रेशन जोन में देखा है, टॉप कंप्रेशन जोन में, इस टॉप में जो हमें कंप्रेशन जोन मिला है, हमने वहाँ पर देखा है जो भी स्ट्रेस हमें मिलेगा तो वो स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 0.0035, ओके, 0.0035। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर 0.35% जो स्ट्रेन होती है, यहाँ पे जो स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो देखिए ये जो अपना डायग्राम भाई क्या है, ये डायग्राम अपना स्ट्रेन डायग्राम, इसके बाद आपको ये मिलेगा स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रेन डायग्राम को थोड़ा पढ़ लेते हैं सही तरह से। तो स्ट्रेन डायग्राम जो भी हमने बनाया है ना, तो स्ट्रेन डायग्राम में आप देखेंगे ये जो ऊपर वाले टॉप फाइबर होती है, यहाँ पर जो स्ट्रेन होती है 0.0035 कह सकते हैं, 0.35%। और ये जो पॉइंट नीचे जो पॉइंट आता है, ठीक है, कि जिस पॉइंट के बाद अपना सेक्शन थोड़ा पैराबोलिक होने लगता है स्ट्रेस डायग्राम में। चलिए कोई बात नहीं, इस सेक्शन की ही बात करेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। और जो लास्ट में जो अपना इतना मिड एरिया ऑफ स्टील के मिड तक जहाँ पर आते हैं, जहाँ पे टेंशन रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया, अगर उसके मिड तक आएंगे तो उसके बॉटम में कितना रीइंफोर्समेंट होगा, आपको वो चीज़ देखनी है। तो वो चीज़ होती है भाई 0.2% प्लस 0.87 Fy/ES, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, लास्ट में इतनी स्ट्रेन होती है। तो देखिए कभी कभी आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेन इन द टॉप, स्ट्रेन इन द कंक्रीट। तो इस कंक्रीट में स्ट्रेन आपको बताना होगा एट द टॉप फाइबर, वो होती है 0.0035 या कह सकते हैं 0.35%। एक तो आपको ये फार्मूला मिल गया है, ये क्वेश्चन मिल गया है। और दूसरा, अगर आपसे स्ट्रेन पूछ लेगा टेंशन जोन में या टेंशन रीइंफोर्समेंट में, आपसे अगर स्ट्रेन पूछ लेगा तो E इंटू द टेंशन आपको लिखना है 0.87 Fy/ES प्लस 0.002 या फिर 0.87 Fy/ES प्लस 0.2%, ठीक है। तो आपकी ये निकल आएगी क्या भाई, ये आपकी निकल आएगी स्ट्रेन इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट या टेंशन जोन। अब आप टेंशन जोन में आपने स्ट्रेन तो देख ली, तो वहाँ पे स्ट्रेस भी तो देखना होगा ना आपको। तो भाई स्ट्रेस होती है या टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, वो हो गई 0.87 इंटू Fy, 0.87 Fy आएगा। और यहाँ से अगर आप देखिए, आपको ये जो पोर्शन मिल पा रहा है कि जब आप इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस तो अपनी भाई ये है ही। तो स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे तो क्या देखेंगे कि अपना थोड़ी दूर तक ये कुछ अपना इस टाइप से चलेगा, थोड़ी दूर तक क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पैराबोलिक सेक्शन आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ देखनी, जहाँ तक ये रेक्टेंगल है, जहाँ तक ये रेक्टेंगल था, तो ये पोर्शन स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेन डायग्राम है कहीं ना कहीं पे क्लिक कर रहा होगा, ये कहीं ना कहीं पे क्लिक कर रहा होगा ना, जहाँ पे इसका ये रेक्टेंगल है। तो जहाँ पे ये क्लिक कर रहा है वहाँ पर स्ट्रेन जो होती है वो होती है 0.2%। और टॉप फाइबर पे जो होती है स्ट्रेन वो होती है 0.35%, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आइए देखते हैं भाई एक्सियल लिमिटिंग की बात करते हैं। अब देखिए स्ट्रेन डायग्राम भी देख लिया, हम एक्सियल लिमिटिंग की बात करेंगे। एक्सियल लिमिटिंग का फार्मूला होता है 700 D/, ठीक है, 0.87
FY प्लस 1100 1100। आपको ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। 700 अपॉन 0.87 प्लस 1100 इंटू डी। तो देखिए, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप जानते हैं ना, आप जब जो क्या है RCC पढ़ते हैं तो आप कौन कौन से ग्रेड की स्टील यूज करते हैं। आप 250, 415 और 500 ग्रेड तक की स्टील को यूज करते हैं। तो 250 के लिए होती 0.53D, 0.53D, 415 के लिए होती 0.48D, और ग्रेड का अगर स्टील का ग्रेड 500 है तो उसके लिए होती है 0.46D। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर जो है स्टील का ग्रेड इतना है और सेक्शन कुछ ये दे रखा है, आपको उसकी एक्सयू लिमिटिंग या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करनी है, तो आपको ईजिली वहाँ पर एक फार्मूला लगा देना है। वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, चाहे ग्रेड अगर आपका फिर 250 है, 250 है, 415 है, 500, तो आप यहाँ से 0.53D, 0.48D, 0.68D कुछ भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है पॉइंट, जहाँ पर डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अगर सेक्शन अपना कैसा, अगर सेक्शन अपना बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन है, इसमें दो ही तरह के सेक्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्समेंट की हम बात ही नहीं करते हैं, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड है, हमें लिमिट में ही काम करना है, लिमिट में रह करके। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए हम फार्मूला ये लगाएंगे 0.36 FCKB इंटू XUD माइनस 0.42 XU, ठीक है। XU की बात हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, आपको MU का फार्मूला फॉर द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए कैलकुलेट करना। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आपको ये फार्मूला होता है 0.87 F/AST D माइनस 0.42 XU। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी, D माइनस 0.42 XU क्या होता है भाई, ये होता है लीवर आर्म। 0.42 XU जो आपको ये चीज़ मिल रही है लास्ट में, ये होती है लीवर आर्म, ठीक है। तो लीवर आर्म आपको अब यहाँ से देखनी होगी, ठीक है। ऊपर तो ये मिल रहा था 0.45 FCK, ये स्ट्रेस आपको मिल रहा था, ठीक है। एक सेकंड, आपको यहाँ से थोड़ा ये जूम करके देखिए, आपको ये मिल रहा था भाई स्ट्रेस कुछ इतना 0.45 FCK। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये देखना कंप्रेशन जोन में जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ये रेक्टेंगल मिला था, वो रेक्टेंगल मिला था जी। रेक्टेंगल के बाद आपको कुछ इस तरह का पैराबोलिक सेक्शन मिला था। तो यहाँ पर आपको कुछ दो तरह के सेक्शन मिल गए हैं, एक रेक्टेंगल और ये कुछ इस टाइप का सेक्शन। तो एक ये सेक्शन हो गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इन दोनों को आपको सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकालनी है तो वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप कैलकुलेट करना जानते होंगे आई होप। तो आपको वहीं से जो भी ये वैल्यू निकालनी है वो आएगी, जो वैल्यू 0.42 XU, वो वैल्यू आएगी आपकी ऊपर से 0.42 XU फ्रॉम द टॉप फाइबर ऑफ द कंक्रीट ऑफ द बीम। तो ये वैल्यू आपको मालूम चलिए 0.42 XU डिस्टेंस पर टॉप से यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स काम कर रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं टेंसाइल फोर्स, ये तो एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट के मिड में ही काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जो आपके इफेक्टिव डेप्थ हुआ करती थी, तो अब आपको सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन जोन या कंप्रेशन फोर्स टू द सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट या टेंशन फोर्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस मिलेगी इसको बोलेंगे लीवर आर्म। तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पूरा अपना D है। अगर D में से हम 0.42 XU घटा देते हैं, ठीक है, अगर हम ये चीज़ ले लेंगे, ठीक है, D माइनस 0.42 XU कर देंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए टेंसाइल फोर्स काम कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है, ये बीच में अपनी लीवर आर्म मिल गई है। तो यही चीज़ हम देख रहे थे। अब आपको बात करनी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक बार फिर से यहाँ पर आ जाइए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू द टेंशन फोर्स कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये क्या भाई स्ट्रेस डायग्राम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह स्ट्रेस डायग्राम, हमें इसको फोर्स में चेंज करना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर b से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। b इंटू एक्स यू हम यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अपना ये है जो 0.87 f/, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.87 f/, इसमें हम AST से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में हम क्या कर देंगे c = t कर देंगे। जब c बराबर t करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी जो x = 0.87 f/AST 0.87 f/AST अपान 0.36 FCK इंटू बी, ठीक है। 0.36 FCK इंटू बी आ जाएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं XU, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं स्पेशल केसेस वेयर XU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन द XU, ऊपर जो हमने 700D अपान 0.87 f/, प्लस 1100 किया था, तो वो वैल्यू वहाँ से निकली थी XU लिमिटिंग की, और यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम देखें XU लिमिटिंग इज ग्रेटर देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन इट इज़ एंड द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम कुछ ये वाला अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन XU इज इक्वल टू द XU लिमिटिंग देन सेक्शन इज बैलेंस्ड, और बैलेंस सेक्शन में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, XU लिमिटिंग कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे दिया हो वहाँ पे हम XU लिमिटिंग कर देंगे। और आप यहाँ पर क्या देख सकते थे भाई, आप यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर हमें XU लेना था, यहाँ पर भाई हमें XU लेना है, D - 0.42 XU लेना है, और वहाँ पर हम XU लिमिटिंग कर दें। XU लिमिटिंग क्या भाई, दोनों बराबर है, XU और XU लिमिटिंग दोनों बराबर है। हकीकत में हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही लेना होता है, ओके। अब आप व्हेन XU ग्रेटर देन द XU लिमिटिंग देन इट इज़ द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इन दिस केस कीप XU लिमिटेड टू XU लिमिटिंग, XU को हम लिमिट कर देते हैं XU लिमिटिंग तक, XU लिमिटिंग से ज़्यादा हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं रखेंगे। एंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन शैल बी लिमिटेड टू द लिमिटिंग ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU लिमिटिंग तक ही लिमिट रहेगा, ओके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की बात कर लेते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में भी XU लिमिटिंग का फार्मूला वही रहता है जो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में है, आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी XU लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए इसको स्टील ग्रेड से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, 0.53D, 0.48D, 0.64D कर सकते हैं। और जब आप फर्दर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे, तो आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपको C = T करना होगा, तो वहाँ पे C1 + C2 = T करना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इतना तो नहीं घुमाया जाएगा आपको वहाँ पेपर में, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान देने वाला है, आपको ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि स्ट्रेन इन द टेंशन जोन कितनी होती है। मैक्सिमम स्ट्रेन एट द टेंशन जोन आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। अब आपको थोड़ी सी चीज़ और यहाँ पर देखनी है, और आपको यहाँ पर एक नई चीज़ ये ध्यान देनी है, सिंगली रीइंफोर्स्ड टी बीम। देखिए सिंगली रीइंफोर्स्ड टी बीम, यहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द डेप्थ ऑफ फ्लैंज। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले तो कैलकुलेट कर लेना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह 0.87 f/AST अपान 0.36 FCK इंटू बी। आपको वहाँ से XU कैलकुलेट करना है और हमें उसको DF से रिलेट कराना है, ठीक है। और हमें वहाँ से अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये लगा देना है या फिर ये लगा देना है। BF आपको ध्यान रखना है 0.36 FCK BF होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज। XU आपने जो कैलकुलेट किया वो पुट करना है, D - 0.42 XU आपको वही XU कैलकुलेट करना है, D - 42 XU, दिस इज द लीवर आर्म, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे हमने यहाँ पर T सेक्शन को भी जो है कवर कर लिया है, और आप यहाँ पर ये हमने जो कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप ये देख सकते हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज को कैलकुलेट करने के ये जो 2-3 तरीके थे। अगर बीम कास्टेड विद मोनोलिथिक विद स्लैब है, अगर फॉर द आइसोलेटेड बीम है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, BW + L1 + 2 + L2
y2, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको मूव करना है शियर, टॉरिजन, बॉन्ड एंड एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ। शियर की बात करनी है, टॉरिजन की बात करनी है, बॉन्ड की, एंकरेज की और डेवलपमेंट लेंथ की बात करनी है। तो देखिए, डिजाइन शियर स्ट्रेन कर्व, डिजाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द अल्टीमेट स्टेट डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। हमें यहाँ पर डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ लेनी है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, फॉर द कंक्रीट की अगर बात करते हैं, कंक्रीट के लिए डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है FD की बात हम करेंगे यहाँ पर F अपन गामा M। तो गामा M जो हम यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे कंक्रीट के लिए, वो है 1.5। ओके, आपने कंक्रीट के लिए यहाँ पे डिज़ाइन वैल्यू का फार्मूला देखा है, ठीक है। वैसे इस चीज़ को पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लेक्चर को देखते रहिए पूरा कि कहाँ पर हम काम की बात कर जाएं, आपको वो सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट ध्यान रखना होगा, 1.5 लेते हैं। तो ठीक है, डिज़ाइन वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी कंक्रीट के लिए 0.45 FC की, ठीक है। फॉर द स्टील की अगर हम बात करते हैं, स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है 1.15, ठीक है। तो यहाँ से अपनी वैल्यू जो भी आएगी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द स्टील वो आएगी 0.87 FY, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे शियर स्ट्रेस। अब आपको शियर स्ट्रेस की बात करनी है, शियर स्ट्रेस फॉर द होमोजीनियस बीम। होमोजीनियस बीम जो हम बात करते थे, जब हम सोम पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर हमें शियर स्ट्रेस का फार्मूला वही मिलता था। तो देख सकते हैं आप, होमोजीनियस बीम आप यहाँ पर देखेंगे, ये कोई बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है, ये पूरी डेप्थ है और ये विड्थ ऑफ बीम है, और आप इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का मिलता था हमें पहले भी। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या आता था कि B = द फोर्स अपॉन IB A/बार, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस को टाउ बोल सकते थे S/SA/बार अपॉन IB। हम कुछ इसको इस तरह से ही बोलते थे, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है, जो हमने टाउ बोला था वो शियर स्ट्रेस एट एनी सेक्शन है, B इज द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, A/बार इज द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन अबव द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बीम कैसी भाई, बीम अपनी क्या है, रेक्टेंगुलर, इसका फार्मूला क्या है, VD/12 होगा। ओके, अब हम बात करेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें कैलकुलेट करना विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट एज पर द IS 456/2000। तो आपके लिए अब यहाँ से जो है RCC कोड जो होता है, आपको ध्यान रखना होगा। RCC के लिए जो कोड होता है वो होता है IS 456/2000। ये आपको ज़रूर लेना होगा, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे पढ़ने के लिए। तो ठीक, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप केवल लेक्चर को देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको कोड लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टाउ से विदाउट शियर इन्फोर्समेंट एज पर द IS कोड IS 456/2000। तो आप यहाँ से P = देख सकते हैं ना, P क्या है, P बोलते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील आप देख सकते हैं AST/BD × 100। तो AST मतलब नंबर ऑफ बार, AST आपको कैलकुलेट करना बता दें एक बार। कोई भी बीम है, बीम में अगर 4 सरियाँ पड़ी हुई हैं 16 mm डाया की, तो आपको AST कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले तो आपको लिखना होगा AST, ठीक है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सरिया कैसी, सरिया डायमीटर, गोल ही तो होता है ना, 4 से 16 mm डायमीटर, तो π/4 × 16 mm करना, 16 का स्क्वायर करना होगा ना। तो आपको यहाँ से सर्कल का डाया मिल जाएगा, नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ द स्टील। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट एज पर IS 456/2000, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने के लिए
आपको यहाँ से एस बी का फार्मूला याद रखना होगा। एस बी का फार्मूला क्या होगा, 0.87 FY/AS/V अपान 0.4 B। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। आप इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करा दीजिए और एस बी को बाहर निकाल लीजिए। मिनिमम स्पेसिंग का फार्मूला हो 0.87 SB FY/AS/B अपन 0.4 B। आपको ये फार्मूला लगाना होगा, या फिर आप ये फार्मूला दे सकते हैं वैलिड फॉर बोथ। ये फार्मूला दोनों के लिए वैलिड है, WSM और LSM के लिए। ओके, ASB इज़ द एरिया ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, SB इज़ द स्पेसिंग ऑफ द शियर रीइंफोर्समेंट। देखिए बीम की अगर हम बात करते हैं तो बीम में ये देखिए कुछ आपको बीम का सेक्शन कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। और बीम में हम क्या देखते हैं, बीम में हम क्या देखते हैं कि उसमें कुछ इस टाइप से दो एंकर बार प्रोवाइड कराई जाती हैं ऊपर, और नीचे हम 2-3 बार्स प्रोवाइड करा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ ये शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। कुछ इस तरह से हम उसमें क्या डालते हैं, स्ट्रिप्स डालते हैं, इसको बोलते हैं छल्ले, रिंग्स डालते हैं। तो रिंग्स को बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं रिंग्स को ना, उससे हम बोलते हैं शियर रीइंफोर्समेंट। और ये जो नीचे की तरफ बॉटम में जो सरियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। और जो ऊपर की तरफ 2 सरियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं जिनके थ्रू हम एंकर को होल्ड करते हैं, जो आपका जो रिंग होता है, रिंग को होल्ड करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एंकर बार्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए स्पेसिंग ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट, जो शियर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए स्पेसिंग क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए स्पेसिंग क्या, आपको SB कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 2.175 FY/AS/B अपन B कर लेना है, या आप इसको 0.87 FY/AS/B अपान 0.4 B कुछ ये भी कर सकते हैं। और आपको 300 लेना है, और साथ में क्या 0.75 D लेना है फॉर वर्टिकल स्ट्रिप्स। और अगर स्मॉल डी की बात करेंगे तो वो फॉर इंक्लाइंड स्ट्रिप्स, जिसको हम बोलते हैं बेंट अप बार। अगर बेंट अप बार प्रोवाइड कराते हैं तो वो यहाँ पर हमें कैपिटल D लेना होता है। और यहाँ पर अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम कुछ इस टाइप से देखते हैं, तो हम उसके लिए 0.75 D लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0.75 को पूछने का तरीका क्वेश्चंस में अलग अलग होता है। तो 0.75 को पूछने का तरीका 3/4 इंटू द इफेक्टिव डेप्थ बोल देता है। तो ये भी चीज़ वही है, 0.75 भी है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग मिनिमम आप 1 to 3 ये लेना होगा, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो लेना होगा। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये फार्मूला याद ही होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने का फार्मूला पूछ लिया, या परसेंटेज ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए ही बोल दिया तो आपको कर लेना है। और मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट की अगर बात कर दी, अगर आपको यहाँ पे स्पेसिंग दे दी है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिप भी बोल दिया, और आपसे ये कह दिया है कि 2 लेग्ड स्ट्रिप है, 3 लेग्ड स्ट्रिप है, और साथ में आपको स्ट्रिप का डाया पूछ दिया, तब आपको क्या करना होगा भाई, आपको यही वाला फार्मूला लगा करके वो चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। और आपको एक चीज़ बता दें, आपको ये वाला फार्मूला लगा के स्ट्रिप का डाया कैलकुलेट करना होगा। और वर्टिकल स्ट्रिप के लिए यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बाउंड स्ट्रेस। तो बाउंड स्ट्रेस जो होता है ना, बाउंड स्ट्रेस को हम बोलते हैं टाउ BD, ठीक है। तो टाउ BD का फार्मूला होता है B/σO J × D, ठीक है। तो सिग्मा O को हम बोलते हैं ना सम ऑफ ऑल पैरामीटर्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट, N इज़ द पाई इंटू फाई, N इज़ द पाई, N इंटू पाई इंटू फाई, N इज़ द नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट, फाई इज़ द डायमीटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट। तो देखिए आप यहाँ पर परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस देख सकते हैं फॉर द IS 456/2000 के लिए। अगर WSM की बात करेंगे तो कुछ ये रहेंगी वैल्यूज़, अगर LSM की बात करेंगे तो कुछ ये वैल्यूज़ रहेंगी। तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। दीज वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इज फॉर द प्लेन बार इन द टेंशन, फॉर द डिफॉर्म्ड बार द अबव वैल्यूज शुड बी इंक्रीज्ड। डिफॉर्म्ड बार की अगर बात आएगी तो हम इनको 60% बढ़ा लेंगे। अगर फॉर द बार इन द कंप्रेशन द अबव वैल्यूज शुड बी इंक्रीज बाई द 25% और उनको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर डिफॉर्म्ड बार की बात करेंगे तो इस वैल्यू को हमें 60% बढ़ाना होगा। और कंप्रेशन जोन की बात करेंगे तो हमको और थोड़ा बढ़ा लेना होगा।
ओके, आपको अब ये फार्मूला यहाँ पर देखना होगा ना कि फार्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर द WSM के लिए फार्मूला आपको यही रखना होगा, फाई सिग्मा ST 4 टाउ BD करना होगा। ये टेंशन जोन के लिए है। अगर हमें कंप्रेशन जोन की बात करनी है, ठीक है, तो फाई सिग्मा ST 4 इंटू टाउ को 25% बढ़ा लेना होगा, तो हमें यहाँ पे 1.25 इंटू टाउ BD करना होगा। और 4 में अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाई सिग्मा ST यहाँ पे हमें 5 टाउ BD कर देना होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं फॉर LSM के लिए आपको क्या करना है, फाई जो हमने सिग्मा ST लिखा है, ओके, जो हमने सिग्मा ST लिखा है वहाँ पे हमें 0.87 FY करना होगा, 0.87 FY करना होगा अपान 4 टाउ BD करना होगा। और अगर यहाँ से आपको बोल देता है कि LSM में बताइए डेवलपमेंट लेंथ, और क्या बोल दिया है कि डिफॉर्म्ड बार की बात कर रहा है, तो डिफॉर्म्ड बार की बात कर रहा है तो आपको क्या करना, फाई इंटू 0.87 FY, ठीक है, अपान 4 इंटू टाउ BD की वैल्यू को कितना बढ़ा लेना है, 60%, 1.6 इंटू द टाउ BD। तो आपका फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0.87 FY इंटू 5 अपान तो 6.4, 16 चौक 64 टाउ BD, ठीक है। तो यहाँ से आपकी डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कुछ ये हो जाएगी। अब आप और आगे देखिए, इक्विवेलेंट शीयर की अगर हम बात करेंगे WSM में और LSM में, तो अगर WSM की हम बात करेंगे दोस्त, तो WSM की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट शीयर के लिए हमें 1.6 T/B करना होगा, और जो अपना शीयर फोर्स गिवन है हमें उसमें जोड़ देना होगा, ठीक है। टी क्या होता है, टी होता है टॉर्जन। और अगर इक्विवेलेंट शीयर की बात करता है LSM में, तो हमें क्या करना है, हमें BU जो B दिया हुआ है उसमें 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हमें उससे मल्टीप्लाई करके BU निकाल लेना है। अब उसमें 1.6 T/B कर देना है, और जो T की वैल्यू है ना, हमें उसमें भी T की वैल्यू में भी 1.5 से मल्टीप्लाई करके TU बना लेना है, ठीक है। और उसमें ये जोड़ के ये वैल्यू जोड़ के और हमें कैलकुलेट कर लेना है इक्विवेलेंट शीयर फोर्स। अब आप देखेंगे नॉमिनल शीयर स्ट्रेस। नॉमिनल शीयर स्ट्रेस का फार्मूला होता है टाउ B इक्वल टू द B इक्विवेलेंट अपान BD, ठीक। B इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो अपना शीयर फोर्स दिया होता है उसमें B 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए WSM है तब मल्टीप्लाई नहीं करना है, LSM है तब 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपन BD करना होगा इक्विवेलेंट। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा नॉमिनल शीयर स्ट्रेस, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट। इक्विवेलेंट मोमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए M इक्विवेलेंट की आपको वैल्यू अगर दे रखी है, अगर WSM की बात करिए तो आपको M प्लस मोमेंट तो आपका वही रहेगा T/1.7 और 1 प्लस कैपिटल D अपान कैपिटल B करना होगा, ठीक है। WSM के लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, और LSM के लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा, ठीक। MU इक्विवेलेंट इक्वल टू द MU प्लस TU अपान 1.7 ब्रैकेट में 1 प्लस कैपिटल D अपान B फॉर द LSM। आई होप हमने जो भी यहाँ पर अभी तक कवर किया है आपको समझ आया होगा, आपने अच्छी तरह से लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे, बल्कि अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए एक बार जो हमने पढ़ा उसकी फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्त कि ये जो अभी हमने इक्विवेलेंट मोमेंट पढ़ा है, यहाँ से तो ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो WSM पूछ लेगा या फिर LSM पूछ लेगा। चाहे आप SSC JEE की बात करें, चाहे आप ESE की बात करें, या आप गेट की बात करें, आप AE की बात करें। अभी रिसेंटली AE का पेपर होने वाला है, तो AE में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इक्विवेलेंट मोमेंट का फार्मूला याद कर लेना चाहिए, ठीक है। नॉमिनल शीयर स्ट्रेस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, बल्कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे टाउ B और टाउ C मैक्स की
कंपैरिजन करने को बोल सकता है। और देखिए इक्विवेलेंट शियर फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से तो ज़रूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ WSM या फिर LSM हो। बल्कि अगर आप WSM की बात नहीं करते तो आपको LSM का फार्मूला याद ही कर लेना चाहिए। यहाँ से जो भी अभी हमने एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर हम डिफॉर्म्ड बार की बात करते हैं या फिर हम डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन जोन की बात करते हैं, तो आपके लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फार्मूले में कुछ नहीं, 0.87 F/y और इंटू डी कर लेना है, फिर डाया बार कर देना है, 4 टाउ VD कर देना है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो कि यहाँ पर 3-4 चीज़ें बताई गई थी। अगर डिफॉर्म्ड बार की बात है तो वहाँ पे 60% आपको बढ़ा लेना है। अगर कंप्रेशन जोन की बात करते हैं तो वहाँ पे 25% बढ़ा लेना है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। LSM के लिए WSM के लिए वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगर ग्रेड 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, 40 ग्रेड है तो आपके लिए क्या करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस के लिए यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था। हम स्पेसिंग ऑफ दी शियर रीइंफोर्समेंट जो हम स्ट्रिप्स प्रोवाइड कराते हैं उसको शियर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 4 डायमेंशंस दे रखी हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात करते हैं तो हम 0.75D लेते हैं, या 3/4D की बात करेंगे, या फिर हम इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की जिसे हम बोलते हैं बेंटअप बार की बात करेंगे तो वहाँ पर कैपिटल जो स्मॉल d है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, हम उसी को लेंगे। इस मिनिमम स्पेसिंग का फार्मूला आप देख सकते हैं, ये क्या फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ स्टील की जो भी हमने बात करी थी, AST/BD × 100 लेना है। यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमने यहाँ से शियर स्ट्रेस की जो बात करी थी वो आप देख सकते हैं। होमोजीनियस सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस का फार्मूला टाउ = ऐसे y/I भी होता है, अपना बहुत पुराना कोई फार्मूला है जिसको हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ से आप FD जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के लिए वो आप फार्मूला देख सकते हैं। कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.5, और यहाँ पर स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.15। और आगे बात करते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी फॉर द फ्लेंज्ड सेक्शन या टी बीम के लिए जो है WSM में। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड टी बीम, ठीक है। हमने यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में हमने कुछ ये डायग्राम देखा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, बार बार लिख करके इसे पढ़ना है, क्योंकि आपको ये वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यू स्ट्रेन इन द टेंशन जोन और मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन आपको ये लर्न हो जाए, रिवाइज हो जाए। और आपको ये वाला स्ट्रेस डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर आपने ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको एक्सियल लिमिटिंग का फार्मूला याद ही होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं, आप भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये वैल्यूज़ नहीं भूलनी है। अगर 250, 415, 500 की बात करता है, फिर 250 की बात करता है तो 0.53D लेना है, फिर 415 की बात करता है 0.48D लेना है, फिर 500 की बात करता है तो आपको 0.46D लेना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूले मिलेंगे, दोनों ही याद कर लेने हैं। और ये जो लास्ट की वैल्यू है हम इसको बोलते हैं लीवर आर्म D - 0.42 XU। कभी कभी लीवर आर्म से डायरेक्ट ही फार्मूला पूछ लिया जाता है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है। और आप यहाँ से देख सकते हैं हमने इसकी किस तरह से कंपैरिजन की है कि बैलेंस सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है तब हमको क्या करना है, हमें XU की वैल्यू लिमिट कर देनी है। XU लिमिटिंग तक ज़्यादा नहीं लेना है। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया जा चुका है, देख रहे हैं आप ये डायग्राम। तो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आपको कुछ ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 सेक्शन मिल जाएंगे, C1 + C2। तो C1 + C2 को आपको ले लेना है यहाँ पर, और इसी के थ्रू आपको C = T कर लेना है। और यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, और आपको यहाँ पर ये फार्मूला लगाकर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। मॉडुलर रेशियो का फार्मूला आप जानते हैं क्या है, M = ES/EC। और आप एरिया ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ कंक्रीट के लिए हमें क्या करना होता है, M × AS करना होता है। M इज़ द मॉडुलर रेशियो, AS इज़ द एरिया ऑफ स्टील। और स्ट्रेस इन द कंक्रीट के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंक्रीट में स्ट्रेस जो होता है σc/ST/M होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कहीं ना कहीं पर आपको इस टाइप का
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला ये होता है, कहीं ना कहीं पे आपको mc/t+mc ये देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला ये होता है, तो आपको ये याद कर लेना है। और आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने के बाद सेक्शन को कंपेयर कराना है। तो आप वहाँ से पता करेंगे बैलेंस्ड सेक्शन है या फिर आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है या फिर आपका क्या होता है कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो अंडर रीइंफोर्स्ड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फार्मूला वही जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में था। और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ ये लगाना है। और उसके बाद आप यहाँ पर ये डायग्राम को देख सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ये डायग्राम देख करके मोमेंट लेना है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दिस इज़ द एरिया ऑफ स्टील, दिस इज़ द एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन जोन और DC इज़ द टॉप कवर ऑफ द बीम। और आप यहाँ से देख सकते हैं XA-DC, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंप्रेशन जोन है और ये जो टेंशन जोन है, इनके बीच की डिस्टेंस है D-XA/3। इसको हम बोलते हैं लीवर आर्म, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं ये टी बीम, और टी बीम जो होती है, टी बीम में डेप्थ ऑफ फ्लेंज और विड्थ ऑफ फ्लेंज आप जानते होंगे। बट यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लेंज को कैलकुलेट करने का फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इस पे बेस्ड हम अगली वीडियो में कुछ आपको क्वेश्चंस भी लाएंगे, जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है। अगर L सेक्शन है तो इसको हमें 1/2 कर देना है, 1/2 कर देना है। लेकिन विड्थ ऑफ फ्लेंज को 1/2 नहीं करना है, बाकी सब चीज़ों को 1/2 कर देना है। तो इसको L0/12 हो जाएगा और वहाँ से 3DF हो जाएगा प्लस BW हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं BW = L1+2। तो ये फार्मूला कहाँ पे लगता है आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं। एक बार कहीं कहीं पे आप कुछ इस टाइप का बीम देखते हैं ना, इस टाइप का आप टी बीम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये एक ए स्पान मिलेगा, दूसरा आपको इस टाइप का स्पान मिलता है। तो इस जगह पे हम इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं। आइसोलेटेड बीम अगर आपको मिल जाती तो बहुत ही आसान है, आपको L0/B+4+BW कर देना होगा और आप यहाँ से आइसोलेटेड बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लेंज का फार्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। विड्थ ऑफ फ्लेंज के वैल्यू कैलकुलेट करके आप अपने ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए फार्मूला यही रहता है, जैसा कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में था। व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस इन द फ्लेंज एरिया, तब आपको पता चलेगा जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज एरिया में, तब आपका बीम की तरह बिहेव करेगा फ्लेंज। आपका टी बीम एकदम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह हो जाएगा। जब न्यूट्रल एक्सिस इन द वेव एरिया हो जाएगा, तब आपको कुछ ये वाला क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा। जब देखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर हम वेव एरिया नॉट कंसीडरिंग, जब हम यहाँ पे वेव एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तब आपको कुछ ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या क्या दिया हुआ है। आपको कुछ इस तरह से डील करना पड़ेगा अगर आप वेव एरिया को कंसीडर करके टी बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिशियल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।